My dance make it hurt. हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप और आपके फैमिली मेम्बर्स सभी लोग सेफ होंगे। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि कोविड का टाइम चल रहा है तो आप लोग सब घर में ही रहिए और वैक्सीन्स लीजिए। आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोग 18+ नहीं होंगे, तो जो भी लोग 18+ है वो ज़रूर से वैक्सीन लगवा लीजिए। आई नो स्लॉट बुकिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मुझे खुद को अभी तक स्लॉट नहीं मिला है, बट येस कीप अ ट्रैक। इफ़ यू गेट अ स्लॉट देन डू बुक इट, एंड दिस इज़ लाइक द नीड ऑफ द आवर। एंड आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को ऑफिशियली मैं मेरे साइड से ख़त्म कर दूंगी। एंड मैंने कमेंट सेक्शन देखा, आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि न्यूमेरिकल का वीडियो लेकर के आओ, तो मैं इसके बाद 2 वीडियोस न्यूमेरिकल के लेकर के आऊँगी, जिसमें हम लोग सारे के सारे जो भी पैटर्न के क्वेश्चंस जेई में आते हैं प्लस जो बोर्ड्स में आते हैं उन सभी का कंपाइलेशन होगा। मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करना है, तो वो लाइक इन द नेक्स्ट 2 वीडियोस होगा। आज के भी वीडियोस में न्यूमेरिकल है, आज के वीडियो में भी न्यूमेरिकल है, बट आज के वीडियो में न्यूमेरिकल काउंट थोड़ा सा कम है बिकॉज मुझे आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताने हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाना चाहती हूँ। मैं आपको ये इक्वेशन बोल रही हूँ, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन से सभी लोग फेमिलियर है। मैंने आपको बोला कि मैंने 6 मोल्स ऑफ सॉरी आई एम रियली सॉरी, आई रोट हियर H2O। मैंने आपको बोला कि मैंने 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिए और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिए, तो मुझे बताओ वाटर कितने मोल बनेगा। इफ़ दिस वॉज अ बैलेंस्ड इक्वेशन तो मैं डायरेक्टली बोल देती कि 2 मोल हाइड्रोजन पे 2 मोल वाटर के बनते हैं, तो 6 मोल पे 6 मोल बनेंगे। पर मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। क्यों नहीं बोल सकती हूँ? क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन अकेला तो वाटर नहीं बना रहा है, हाइड्रोजन को उतनी ही ऑक्सीजन भी चाहिए। मतलब 2 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए 2 मोल वाटर बनाने के लिए, यानी कि 6 मोल हाइड्रोजन को कितनी मोल ऑक्सीजन चाहिए? 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए। देखो, 2 को 1 चाहिए थी, 2 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए थी, तो 6 मोल को मतलब हमेशा हाफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगती है जितनी आप हाइड्रोजन लेते हो, या आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताती है। तो अगर आपने 6 ली थी तो आपको एटलीस्ट 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेनी थी ताकि आपको 6 मोल ऑफ वाटर मिल जाए। फाइन। पर यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 मोल ऑक्सीजन ली है, तो हमें 6 मोल वाटर तो नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑक्सीजन ही कम पड़ गई। हाइड्रोजन अकेला तो वाटर बना नहीं सकता था, ऑक्सीजन भी उसको चाहिए थी, जितनी की मिनिमम अमाउंट थी उतनी तो उसको हमें देनी ही थी। फाइन। तो हमें वाटर 6 मोल्स नहीं मिलेगा, 6 मोल से हमें कम मिलेगा। कितना मिलेगा हमें वाटर? अब वो ऑक्सीजन डिसाइड करेगी कितना मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है, वो जो है वो पहले खत्म हो रही है। हाइड्रोजन तो हमारे पास एक्सेस में बच रही है, पर ऑक्सीजन पहले खत्म हो रही है और वो रिएक्शन को लिमिट कर रही है, क्योंकि एक बार ऑक्सीजन खत्म हो गई तो उसके बाद ये रिएक्शन फर्दर नहीं हो पाएगी। चाहे आप कितना ही सारा हाइड्रोजन ले लो, अगर एक बार ऑक्सीजन खत्म हो गई तो आप वाटर नहीं बना सकते। फिर चाहे आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लेकर के रख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जो भी आपका रिएक्टेंट कम अमाउंट में होता है और पहले खत्म हो जाता है, कम अमाउंट में है तो ऑब्वियसली पहले खत्म होगा, और पहले खत्म हो जाता है उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, और वो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसका अमाउंट डिसाइड करता है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन अमाउंट कैसे डिसाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका 2 मोल लिया है, तो 1 से 2 बनती थी। अगर हम लोग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेते थे तो हमें 2 मोल ऑफ वाटर मिलता था, तो अगर हमने 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया है तो हमें 4 मोल ऑफ वाटर मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ रूल। अगर आप मतलब इसका x लेते हो तो आपको इसका 2x मिलता है वाटर का। अगर आप ऑक्सीजन का x लेते हो, x मोल लेते हो, तो वाटर का 2x मोल मिलता है। तो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मोल लिए हैं, तो वाटर का 4 मोल्स मुझे मिलेगा। तो एट द एंड ऑक्सीजन हो जाएगी 0, खत्म हो चुकी होगी पूरी की पूरी। वाटर के आपको 4 मोल मिल चुके होंगे, और आपका जो हाइड्रोजन है वो कितना खत्म होगा? देखो, अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन खत्म होता है तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन खत्म होता है। तो अगर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन खत्म हुआ है तो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन खत्म हुआ होगा, यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन का बचा रहेगा एट दी एंड। तो एट दी एंड आपके पास ये वाला सीन बचेगा, 4 मोल वाटर के बन चुके होंगे, 0 मोल ऑक्सीजन का बचा होगा और 2 मोल हाइड्रोजन का बचा होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक्सेस में थी और ऑक्सीजन यहाँ पर कम थी, जो कि पहले खत्म हो गई। तो दिस वॉज द लिमिटिंग रिएजेंट। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझा देती हूँ इस चीज को।
एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी नेसेसरी एंड दैट टू विद दी एग्जाम्पल्स। मैं आपको डायरेक्टली डेफिनेशन पढ़ करके ऐसा नहीं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को लगे कि क्रैम करना है। मैं आपको इसके बाद ट्रिक भी दूंगी कि लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानते कैसे हैं। फाइन, तो देखो ये रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की, ये जो मैं लिख रही हूँ, गिविंग 2NH3। फाइन, दिस इज द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और मैं यहाँ पर आपको बोल देती हूँ कि मैंने 9 मोल्स मैंने लिए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट शुड आई से, आई टुक 6 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। फाइन, एंड आई टुक हाउ मच, I took only 9 moles of hydrogen. I took 6 moles of nitrogen and I took 9 moles of hydrogen. तो मुझे बताओ कि मुझे अमोनिया कितना बन करके मिलेगा। अब देखो, मैं पहले देखती हूँ थोड़ा सा लॉजिक लगा करके कि अगर मैं इसके 6 लेती हूँ तो इसके बनते हैं, तो इसके बनना चाहिए 12। अगर मैं इसके 6 लेती हूँ क्योंकि 1 से 2 बन रहे हैं, नाइट्रोजन के 1 से अमोनिया के 2 बन रहे हैं, तो अगर मैंने नाइट्रोजन के 6 लिए तो अमोनिया के 12 बनने चाहिए। ठीक है, तो इससे तो मेरा आंसर आ रहा है 12। अब मैं यहाँ से देखती हूँ, अगर मैंने इसके लिए हैं 3, अगर मैं इसके 3 लेती हूँ तो इसके 2 बनते हैं। अगर मैंने इसके 3 लेती हूँ तो इसके 2 बनते हैं। तो अगर मैंने इसके 9 लिए तो इसके कितने बनेंगे, तो वो मैं निकाल सकती हूँ। 3x इक्वल्स टू 2 इंटू 9, तो x हो जाएगा मेरे पास 3 to 6। तो इससे आ रहा है मेरे पास कि इसके 6 मोल्स बनेंगे। ठीक है, तो मुझे हाइड्रोजन की तरफ से क्या मिल रहा है कि इसके 6 मोल बनेंगे, नाइट्रोजन बोल रहा है कि इसके 12 मोल बनेंगे। अब हम देख लेते हैं कि कितनी नाइट्रोजन पे कितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए थी। अगर मैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लेती हूँ तो मुझे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होती है। अगर मैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लेती हूँ तो मुझे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होती है। तो अगर मैंने 6 मोल लिया तो मुझे इसके 6 3 यानी कि 18 मोल्स चाहिए थे। पर मुझे 18 मोल्स मिले हैं? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 9 मोल्स ही मिले हैं। मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन पहले खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके 18 मोल्स चाहिए थे इसके 6 मोल पे, पर मुझे तो इसके सिर्फ और सिर्फ आधे मिले हैं, यानी कि मुझे इसके सिर्फ और सिर्फ 9 मोल्स मिले हैं। यानी कि हाइड्रोजन पहले खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये मेरी लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ पर मैंने मेरा बेसिक दिमाग लगा करके निकाला है कि कौन पहले खत्म होगा। फाइन, मैंने अपना बेसिक दिमाग लगा करके बोला है कि इसके मुझे 6 चाहिए, इसके मुझे 6 मिले हैं और मुझे इसके 18 चाहिए थे। अगर ये पूरी की पूरी खत्म हो, ये मेरी नाइट्रोजन पूरी की पूरी खत्म हो, तो मुझे इसके 18 चाहिए थे। पर मुझे 18 नहीं मिले, मुझे 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 सिर्फ और सिर्फ 9 मिले हैं। यानी कि मेरी हाइड्रोजन पहले खत्म हो जाएगी और ये होगी मेरी लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया, वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसने क्या बोला था कि 6 मोल बनना चाहिए अमोनिया के, तो आंसर मेरा 6 होगा, ना कि 12। 12 मेरा कब होता, जब मेरे हाइड्रोजन होती 18। फाइन, तो मैंने ये 6 कैसे निकाला ये आपको समझ आया। मैंने क्या बोला था कि अगर इसके मैं 3 लेती हूँ तो मुझे, अगर मैं हाइड्रोजन के 3 लेती हूँ तो मुझे अमोनिया के 2 मोल्स मिलते हैं। तो अगर मैंने हाइड्रोजन के 9 मोल्स लिए हैं तो मुझे अमोनिया के x मोल्स मिलेंगे। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, तो 3x इक्वल्स टू 9 इंटू 2, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 3 इंटू 2, x इक्वल 6, यानी कि मुझे अमोनिया के फाइनली 6 मोल्स मिले। तो ये मैंने अपना बेसिक दिमाग लगा करके निकाला है। अब देखो, ये तो हो गया, मुझे डायरेक्टली मोल्स दिए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। अगर मुझे मास दे देते हैं फिर मुझे मोल्स निकालना पड़ता है, और मेरे मोल्स भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है निकालने में। तो इसके लिए एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या होती है इसके लिए शॉर्ट ट्रिक? मैं आपको फिर से सेम क्वेश्चन लेकर के लिख करके बता रही हूँ। मैं आपको फिर से सेम पहले वाले ही 2 केसेस लेती हूँ वापस से। मैंने पहला केस ये लिया था 2H2 + O2 गिविंग 2H2O। तो क्या लिया था मुझे तो एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, मैं कुछ नया ले लेती हूँ। मैंने इसके लिए थे, आई थिंक मैंने इसके 3 लिए थे, और इसके अपन लोग कितने 4 ले लेते हैं, और इसके अपन लोग x मान लेते हैं। तो अब मुझे निकालना है कि कितना हो, कि कौन होगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। तो उसके लिए क्या है ट्रिक, कि जितने भी आपको जिसके मोल्स दे करके रखे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के 4 दिए हैं और ऑक्सीजन के 3 दिए हैं, तो उसकी जो स्टोइक्योमेट्री है, यहाँ पर ऑक्सीजन की स्टोइक्योमेट्री 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की स्टोइक्योमेट्री 2 है। फाइन, तो उसको इसकी स्टोइक्योमेट्री से डिवाइड कर दो, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 2। तो जो भी आंसर आए, देखो 3 डिवाइडेड बाय 1 का आंसर तो 3 आएगा और 4 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आएगा 2। तो जो भी आंसर आए
तो जिसमें जो भी सबसे छोटा हो वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ पर छोटा कौन है, 2 छोटा है, और 2 किससे मिला है, हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब आप लोग सब कुछ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में करो। अब आप लोग हाइड्रोजन को लिमिटिंग रिएजेंट आ चुका है जो कि एकदम सही आया है। तो अब आप कितना वाटर बन रहा है निकाल सकते हैं। 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर बनता है, तो 4 मोल हाइड्रोजन से 4 मोल बनेंगे वाटर के, 4 मोल बनेंगे वाटर के। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मैं आपको ट्रिक क्या बताई हूँ कि आप लोग इनकी जो स्टोइक्योमेट्री है उसको इनके मोल से डिवाइड की। मैं वापस से बोलती हूँ, मास से डिवाइड मत कर देना स्टोइक्योमेट्री को, हमेशा स्टोइक्योमेट्री को मोल से डिवाइड करना। फिर जो सबसे छोटा है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेकर के बता देती हूँ। अगेन द सेम एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, 3H2 + N2 गिविंग 2NH3। अभी मैं इसके 9 ली थी और मैं इसके 6 ली थी। तो मैंने आपसे इसके मोल्स पूछे थे कितने बन रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने लॉजिक से लिमिटिंग रिएजेंट को निकाला था, अब मैं आपको ट्रिक से लिमिटिंग रिएजेंट निकाल करके बताती हूँ। तो देखो इसकी क्या है स्टोइक्योमेट्री, इसकी स्टोइक्योमेट्री 1 है और इसकी स्टोइक्योमेट्री 3 है। तो 1 को इससे डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 6/1, और यहाँ पर 3 को इससे डिवाइड कर दो इसके मोल्स से हाइड्रोजन के, तो 6/1 तो आपके पास 6 आएगा, पर 9/3 आपके पास 3 आएगा। तो अगेन आपका जो छोटा वाला नंबर है वो क्या है, 3 है, जो छोटा वाला आया है, और वो आपके पास हाइड्रोजन से आया है। तो हियर हाइड्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। मैं स्पेलिंग शायद तो गलत लिख दी हूँ, प्लीज डोंट माइंड। तो इधर हाइड्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग बनेगा। लास्ट में भी हम लोग सेम एग्जांपल लेकर के देखे थे, हाइड्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा था, बट वो हमने लॉजिक से डिडक्ट किया था, ये मैंने ट्रिक से डिडक्ट करके आपको बताया है। और आप लोग लॉजिक से डिडक्ट कर पा रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इट्स लाइक वेरी गुड थिंग। बट एग्जाम टाइम में आप लोगों को जब जल्दी होगी तो आप लोग ये ट्रिक का यूज़ कीजिए, काफ़ी ज़्यादा हैंडी ट्रिक है और इट ऑलवेज वर्क्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको मोल्स दिए थे डायरेक्टली, आप लोगों को क्वेश्चन में वैसे मोल्स नहीं दिए जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग आपके लिए क्वेश्चन को इतना ज़्यादा सिंपल नहीं बनाएंगे, वो लोग आपको मास दे देंगे। तो इट्स लाइक वेरी सिंपल, आप मास से मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आप ट्रिक लगा करके प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बन रहा है, क्या लिमिटिंग रिएजेंट है वो निकाल लीजिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन भी ली हूँ, मैं आपको उससे करके दिखाती हूँ। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। How many grams of NaCl will be produced from 18 gram of Na and 23 gram of Cl2? हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, 18 ग्राम हमको Na का दे के रखा है और हमको 23 ग्राम्स ऑफ Cl2 दे करके रखा है, और हमसे पूछा है कि हमको इसका कितना मास मिलेगा, ठीक है। हम लोगों को ऑलरेडी सब कुछ मास में दे करके रखा है और हमसे मास में ही पूछा गया है, तो मैं इसको लिमिटिंग रीजन से करना प्रेफर करूंगी। ऑल्दो इसको करने की एक और मेथड है कि मैं मोल्स में कन्वर्ट ही ना करूं और सिर्फ मास में कर लूं, बट आई थिंक इधर लिमिटिंग रिएजेंट ज़्यादा हैंडी होगा। तो हम लोग इसको देखो मास में हम लोग इसको कैसे कर सकते थे, मास में करने के लिए इसके लिए नीड थी कि मैं बोलती कि 23 इंटू 2 मोल्स 23 इंटू 2 ग्राम अगर मैं इसके लेती हूँ तो मुझे 2 इंटू 58.5 ग्राम्स इसका मिलता है, 2 इंटू 58.5 ग्राम्स इसका मिलता है। तो अब मैंने इसका 18 लिया तो इसका कितना मिलेगा, बट अगेन मास से करने के लिए भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ता। तो जब भी आपको इस टाइप के मासेस दिए होते हैं तो सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना ही पड़ता है। तो आप लोगों को लिए लिमिटिंग रिएजेंट निकालना इज लाइक वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकालोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्लोरीन के रिस्पेक्ट में इसका मास निकालना है कितना बन रहा है, कि इसके सोडियम के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो आप लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट इनिशियली निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में आप अपनी मेथड्स लगा सकते हैं एक बार आपने लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया तो। बट पहला जो स्टेप है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का वो तो लाइक कॉमन है, आप लोग कोई सी भी मेथड लगाओ। तो मैं आपको वो वाली चीज़ अभी सिखाती हूँ। हम लोगों को Na का 18 ग्राम्स दे करके रखा है, क्लोरीन का 23 ग्राम्स देकर रखा है और हमको मास ऑफ NaCl पूछा है। तो पहले मैं मोल्स में कन्वर्ट करती हूँ इसे। तो देखिए मोल्स में मैं कैसे कन्वर्ट कर रही हूँ, मैं पहले मोल्स ऑफ Na ले लेती हूँ। मोल्स ऑफ Na कितना है, 18/23। 23 जो होता है वो Na का मास होता है, मैं आपको बोल चुकी हूँ कि मासेस आप लोग याद रखिए। मोल्स ऑफ Cl2 होगा यहाँ पर 23/71, ठीक है। 71 जो होता है वो Cl2 का मास होता है, क्योंकि एक क्लोरीन का मास 35.5 होता है, तो 2 का मास
सॉरी 35.5 होता है, तो Cl2 का मास 71 होगा। तो मैंने दोनों के मोल्स निकाल लिए। मैं दोनों के मोल्स इनके पास पास लिख देती हूँ यहाँ पर। दिस इज 18/23 एंड दिस वन इज 23/71। ठीक है, अब इनकी मैं स्टोइकियोमेट्री देख लेती हूँ। इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है और इसकी 1 है, तो दोनों को अपनी अपनी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से आएगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस में, 18/23 इंटू 2 विच इज़ 18 एक काम करो, इसको इससे काट दो, तो ये हो जाएगा 9/23। फाइन, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू हुम, टू Na। और अब मैं Cl के लिए यहाँ पर 1 है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस इज 23/71। सो दिस वन इज करस्पॉन्डिंग टू Cl2। ठीक है, तो अब आपको ये रेशो देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जिसका भी छोटा आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो एक चीज़ है कि आप लोग कैलकुलेटर आप लोगों ने फटाक से उठा लिया होगा कैलकुलेट करने के लिए, बट मैं आपको बताती हूँ आप इसको बिना कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आपको एग्जाम्स में इसको बिना कैलकुलेटर ही करना है। अगर आप देखोगे तो 9 2 18 होता है, तो ये जो है ये 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, मतलब 1/2 पॉइंट समथिंग ये चीज़ आएगी आपके पास ऑब्वियसली, क्योंकि 9 3 27 होता है और 9 2 18 होता है, तो 23 18 और 27 के बीच में आता है, तो ये भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। वैसे ही 23 3 69 होता है, और यहाँ पर हमको 71 दे करके रखा हुआ है, और 23 4 71 से बड़ा होता है, तो 71 3 और 4 के बीच में आएगा, 23 3 और 23 4 के बीच में आएगा, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। फाइन, दिस विल कम 3 पॉइंट समथिंग। तो ऑब्वियसली जो डेसिमल है वो इसका छोटा आएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा क्लोरीन। तो दिस क्लोरीन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। मैं कैसे निकाली, आई थिंक आप सबको समझ आया। मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ्स लगाई हूँ, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। 9/23 जो है वो 3.4 समथिंग आएगा, और 23/71 शायद 3.2 समथिंग आएगा, तो ये ही आपका छोटा आएगा। ठीक है, 3.2 नहीं, सॉरी 0.32 समथिंग आएगा ये, और ये 0.34 समथिंग आएगा। तो आपका ये जो है क्लोरीन, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब जो भी आपकी आगे की कैलकुलेशंस होगी, जो भी आपका मास ऑफ NaCl बनेगा, वो सब कुछ क्लोरीन डिसाइड करने वाला है। अब मैं ये सब कुछ रब कर देती हूँ। मुझे मेरा लिमिटिंग रिएजेंट पता चल चुका है जो कि क्लोरीन है। सो अब मुझे Na को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई कैन जस्ट इग्नोर Na। फाइन, तो देखो कितना मोल है मेरे पास Cl2 का, 23/71 मोल्स है मेरे पास। अब देखो इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा था, तो इसके इतने मोल से इसका कितना मोल बनेगा, इसका बनेगा 2 × 23/71 मोल। फाइन, इतने मोल्स मेरे पास NaCl के बनेंगे। पर मुझे यहाँ पर इसका वेट निकालने को बोला गया है NaCl का, तो आई कैन ईजिली टेक आउट द वेट ऑल्सो। जब मुझे मोल्स दे करके रखें, तो मेरे पास फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये मेरा फॉर्मूला होता है, ये सभी को पता होगा, मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपन मॉलिक्यूलर मास। मोल्स ऑफ NaCl मुझे मिल चुके हैं, वो है 2 × 23/71। फाइन, मास मुझे निकालना है, मैं मास को कुछ x मान लेती हूँ, और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5। कैसे होता है 58.5, 23 Na का, 35.5 Cl का, तो दिस विल गिव मी 58.5 ऐसे आता है। फाइन, तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मेरा जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 2 × 23/71 × 58.5। इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा आप प्रॉपर नंबर में, बट दिस इज द आंसर। आई एम नॉट हियर टू डू द कैलकुलेशंस। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, कैलकुलेशंस आप अपने अपने ट्रिक से कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो मैंने लगाया। मैंने आपको मास से सिखाया है, मैंने पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट करा, फिर मैंने अपनी ट्रिक को लगाया, फिर मैंने ट्रिक से निकाला कि क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, और मैंने उसके रिस्पेक्ट में Na का मास निकाल दिया। अगर आप यहाँ पर ट्रिक नहीं लगाते तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था, क्योंकि आपके मोल्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, 18/23 23/71, तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहे थे। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिक को लगाया है। और मैं तो आप लोगों को सजेशन दूंगी, मेरे साइड से मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप लोग हमेशा ट्रिक को लगाइए, कभी भी आप उलझेंगे नहीं और कभी भी आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो आप लोग ट्रिक को याद रखिए, ट्रिक को अप्लाई कीजिए और इसके क्वेश्चंस कीजिए। और एक और चीज़, आप लोगों को मोस्टली मास में दिए रहेंगे क्वेश्चंस, तो आप लोग पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट कीजिए। इस ट्रिक को मास के ऊपर डायरेक्टली मत लगाना, पहले मोल्स में कन्वर्ट करना। ये ट्रिक मोल्स में ही काम करती है। फाइन,
तो वी आर डन अप टिल हियर। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो मेन चीज़ अब जो है नेक्स्ट, ये आपको बताना चाहते हैं कि जो भी लाइक रियल लाइफ हमारे रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली सॉल्यूशन में होते हैं। तो सॉल्यूशन में जब रिएक्शन होते हैं तो हमको हर पॉइंट पर मॉनिटर करना होता है कि अभी क्या कंसंट्रेशन है। जैसे कि आप लोगों ने पानी में शक्कर डाल करके उसको हम लोग जैसे चाशनी बनाते हैं, तो आपने उसको उबलने के लिए रख दिया। तो लाइक हमारी मम्मियाँ भी चेक करती है कि वो तार आए कि नहीं, और एक उनका पर्टिकुलर पॉइंट होता है कि जब इतने तार आ जाते हैं तो वो बोलती है कि हाँ ये वाली चाशनी परफेक्ट है। तो वैसे ही जब रिएक्शंस होते हैं लेबोरेटरीज में, तो हर एक रिएक्शन का एक लिमिट होता है जहाँ तक हम लाइक केमिस्ट को उनको लेकर के जाना होता है कि उन्होंने अभी जैसे कि कंसंट्रेशन कुछ था एक्स, उन्होंने एक्स से रिएक्शन को स्टार्ट करा और उनको वाई पर आकर के रोकना है। तो वो हर पॉइंट पर उसको मेजर करते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वो जो एक्स और वाई है वो उनको किसी ना किसी चीज़ में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो वो चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए देर आर मैनी टर्म्स डिफाइंड लाइक मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज। ये सारी की सारी टर्म्स डिफाइन करी गई है जिससे हम लोग कंसंट्रेशन को बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको नमक का सोल्यूशन दिया, तो आपको लाइक वो अगर वो आपको ज़्यादा खारा लगता है मतलब उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर वो आपको कम खारा लगता है मतलब उसका कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो कम है ज़्यादा है इसको हमें एक लाइक नंबर असाइन करना ज़रूरी है। कम ज़्यादा हम लोग लाइक डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, पर जहाँ पर लाइक जैसे कि कोई सी वैक्सीन है, तो वैक्सीन में कितना कंसंट्रेशन रहेगा किस केमिकल का, वो तो लाइक काफ़ी ज़्यादा प्रिसीशन से डिसाइड किया जाता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो जो भी पर्सन उस वैक्सीन को लेगा उसकी हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है व्हेन इट कम्स टू लाइक मेडिकल साइंस, टू लाइक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, द कंसंट्रेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कंसंट्रेशंस को हम लोगों ने काफ़ी तरीके से हम लोग बता सकते हैं। मोलैलिटी तो हम सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, कौन सी नहीं है, और कैसे हम इनको निकालते हैं, कैसे इनको अप्लाई करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज और वेट परसेंट से। फाइन। तो पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा सिंपल टर्म है मास परसेंट, वेट परसेंट। पहले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि परसेंटेज निकालना सबको आना चाहिए, और परसेंटेज निकालना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। परसेंटेज निकालने में कुछ भी दिमाग नहीं लगता है। जैसे मैंने आपको बोला टोटल है कुछ एक्स, तो टोटल था कुछ एक्स और वाई, मैं परमानेंट पेन से लिखती हूँ। टोटल था कुछ एक्स और वाई, तुमने उसमें से बाहर निकाल लिया। तो तुमने कितना बाहर निकाला उसका परसेंटेज बताओ। तो वाई अपॉन एक्स कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो इससे आ जाएगा कितना बाहर निकाला उसका परसेंटेज और कितना उसमें बचा है। अगर उसका परसेंटेज निकालना है तो 100 माइनस ये कर दो जो बाहर निकाला है उसका। अब जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कि क्या बताऊँ मैं, जैसे कि एक केक था, पूरा का पूरा केक नहीं लेते हैं, जैसे कि एक डिब्बा था, उसके अंदर 100 चॉकलेट्स थी और मैंने उसमें से 200 चॉकलेट्स थी, मैंने उसमें से 50 चॉकलेट्स निकाल ली। फाइन। तो उसमें से मैंने कितना परसेंटेज ऑफ चॉकलेट बाहर निकाल ली, तो मैं वापस से जितनी बाहर निकाली अपॉन जो टोटल थी इंटू 100 कर दूंगी। तो ये हो जाएगा 25% मैंने बाहर निकाल ली। फाइन। तो परसेंटेज सिर्फ इतना ही होता है कि जो भी आप कर रहे हो, जो बाहर निकाल रहे हो, डाल रहे हो, वो लो और अपॉन में टोटल लो, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। अब जैसे कि एक और एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे वही चीज़ ले लेती हूँ, एक बैग है उसके अंदर 500 चॉकलेट्स है और उसके अंदर 500 में से कुछ 20 जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप की है, लेट्स टेक सिल्क ओरियो है, 20 जो है वो सिल्क ओरियो है। तो अब मुझे बताओ उसमें कितना परसेंटेज है सिल्क ओरियो का। तो मैं क्या करूँगी, 20 करूँगी अपॉन 500 करूँगी। 20 कितनी है मेरी, मुझे सिल्क ओरियो का परसेंटेज निकालना है, तो सिल्क ओरियो कितनी है 20 है और टोटल कितनी है 500 है, इंटू 100 कर दूंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 4% मेरे पास सिल्क ओरियो है। फाइन। 4% क्या है मेरे पास, उन 500 में मेरे पास 4% सिल्क ओरियो है।
तो आई थिंक आप लोगों को परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आता है समझ में, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। मास परसेंटेज इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड और अ कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। मास परसेंटेज इज कैलकुलेटेड एज द मास ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय 100। फाइन। तो परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम दो चीज़ होती है। हम पहले एक परसेंटेज बाय मास का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, a solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percent of the solute। ठीक है, solute का mass percent हमको निकालने को बोला है। तो यहाँ पर जो solute है उसके कितना ग्राम्स लेकर के रखे हैं, 2 ग्राम्स, और सॉल्वेंट के कितने ग्राम्स लेकर के रखे हैं, 18 ग्राम्स। फाइन। और सॉल्यूशन का कितना मास हो गया, 20 ग्राम। ठीक है, हमको मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट निकालना है। तो मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट जो होगा वो मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन लेंगे। टोटल मास हम लोगों को लेना है सोल्यूशन का। ठीक है, क्योंकि जो सल्यूट है बस वो सोल्यूशन के अंदर ही प्रेजेंट है। तो टोटल मास हम लोग किसका लेंगे, सोल्यूशन का, सॉल्वेंट का मत ले लेना। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2/20 आएगा, और इंटू 100 करना बहुत ज़रूरी है। पर क्योंकि अगर आप 100 नहीं करोगे तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा कि कितना फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है। अगर आप 100 करोगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा, अगर आप इंटू 100 करते हैं तो। फाइन। तो ये आपके पास आएगा 10%। तो आपका 10% है परसेंटेज ऑफ द सल्यूट इन द सॉल्यूशन। मतलब अगर आप उस सॉल्यूशन की बात करते हो तो उसके अंदर 10% जो मास है वो सल्यूट का है। अगर मुझे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में निकालना होता तो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। परसेंटेज मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना होता तो मैं 18/20 कर देती इंटू 100। ठीक है, तो ये मेरे पास आता 90%। ऐसे भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो अगर 100 - 10 करोगे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा, क्योंकि इसका 10 आया हुआ है ऑलरेडी। और अगर ऐसे भी कैलकुलेट करोगे तो भी यू विल गेट 90। फाइन। तो ये तो हो गया मास के रिस्पेक्ट में। बहुत सी बार हम लोगों को वॉल्यूम दी होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोल देती कि मैंने 20 ml H2SO4 डाला, कितना, 120 ml पानी के अंदर। तो मुझे बताओ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2SO4। तो मैं क्या करूँगी, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लूँगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लूँगी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब 140 हो चुका है, क्योंकि 20 इसका भी ऐड हो गया है, अपॉन 140 इंटू 100 कर दूँगी। तो इट विल कम आउट एज 100/7 परसेंटेज H2SO4 का परसेंटेज बाय वॉल्यूम। वही चीज़ ये फॉर्मूला भी बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को मास परसेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिर्फ इतना ही होता है मास परसेंट में। सिर्फ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस वो लोग बना सकते हैं। तो आप लोग उसकी भी चिंता मत कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मॉडिफाई करके वो भी सिखाऊंगी। अभी मेरा बेसिक मेरा मोटो था कि मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सिखा दूँ, एंड आई थिंक आई एम सक्सेसफुल ऑल्सो। अब हम लोग नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म होती है, या ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए होती है क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन द मिक्सचर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन मिक्सचर। इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को इसको भी एक एग्जांपल से बताती हूँ। मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। अच्छा, आई यूज दिस टाइप ऑफ पेन। ठीक है, देखिए, अगर जैसे कि मैं फिर से वही कॉन्सेप्ट लेकर के आती हूँ। जैसे आपकी मम्मा आई, उन्होंने बोला कि मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं। तो उन्होंने क्या करा, 3 चॉकलेट आपको दे दी, 2 चॉकलेट आपकी बहन को दे दी, आपके सिबलिंग को दे दी 2 चॉकलेट। तो आपको कितना फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट मिला है वो आप कैसे बताओगे, 3/5। आपको इतना फ्रैक्शन मिला है, आपके भाई आपकी बहन जो भी है उसको कितना मिला है, 2/5। तो ये अब आपके रिस्पेक्टिव फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, अब हम लोग ऐसे मान लेते कि आप लोग 3 भाई बहन थे। तो आपकी मम्मा 10 चॉकलेट्स लेकर के आई, 3 आपको दे दी, 5 आपके भाई बहन को दे दी, और 2 थर्ड वाले को दे दी। फाइन।
तीनों को आपकी मम्मा ने दे दी। अब आपको कितना फ्रैक्शन मिला? 3/10। आपके सिबलिंग को 5/10, आपके दूसरे सिबलिंग को 2/10। आ रहा है इतना समझ में? तो आप अपना फ्रैक्शन निकालने के लिए इन अदर वर्ड्स आप क्या कर रहे हो? आप बोल रहे हो मुझे मिली 3, टोटल कितनी थी? 3 + 5 + 2। तो ये इससे आपका फ्रैक्शन आ गया। सेकेंड वाला सिबलिंग भी आपका यही कर रहा है। देखो उसको कितनी मिली? 5, और टोटल कितनी थी? 3 + 5 + 2। थर्ड वाला सिबलिंग भी आपकी सेम चीज ही कर रहा है। उसको कितनी मिली? 2, और टोटल कितनी थी? 3 + 5 + 2। इतना आ रहा है समझ में? तो इससे आपके रिस्पेक्टिव फ्रैक्शंस निकल के आ रहे हैं जो आपको मिल रहे हैं। तो हम यही कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में भी तो लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि ये जार था, इसके अंदर पार्टिकल्स है, ठीक है। लेट्स से इसके अंदर 2 टाइप के पार्टिकल्स हैं। मैं जो दूसरा टाइप है उसको रेड से बना रही हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसमें एक तो मैं बोल देती हूँ कि NaCl है आपका, जो कि रेड से बना हुआ है, और एक आपकी शुगर है, ठीक है, जो कि कलरलेस है। फाइन। तो मैंने बोला कि NaCl के मोल्स X है, शुगर के मोल्स Y है। मोल्स तो आपको पता थे, आपने पहले काउंट कर लिए, फिर ही आपने इनको मिलाया, ठीक है। तो आप लोगों को मोल्स पता है कि किसके कितने हैं। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि मोल फ्रैक्शन निकालो, पहले हम लोग चॉकलेट फ्रैक्शन निकाल रहे थे क्योंकि हम वो फ्रैक्शन चॉकलेट्स का निकाल रहे थे, तो वो था चॉकलेट फ्रैक्शन। अब हम निकाल रहे हैं मोल का फ्रैक्शन, तो ये क्या है? हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। हम लोगों ने चॉकलेट फ्रैक्शन कैसे निकाला था? इसको कितनी चॉकलेट मिली अपॉन टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। वैसे ही हम लोग मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? NaCl को कितने मोल्स मिले अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स से X + Y। तो ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, और हम लोग मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट करते हैं। फाइन। तो X ऑफ NaCl इतना हो गया। अब वैसे ही हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर भी निकाल सकते हैं। X ऑफ शुगर, तो शुगर को कितने मोल्स मिले? Y, मतलब शुगर के कितने मोल्स है? Y अपॉन X + Y। तो आप लोगों को एनालॉजी समझ आई ना? मैं कैसे चॉकलेट फ्रैक्शन से आप लोगों को मोल फ्रैक्शन सिखाई। चॉकलेट फ्रैक्शन में हम लोग देख रहे थे कि किसको कितनी कितनी चॉकलेट्स मिली अपॉन टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो उससे हमने तीनों भाई बहन का चॉकलेट फ्रैक्शन निकाल दिया। वैसे ही हम लोग मोल फ्रैक्शन भी निकाले। हमने देखा NaCl के कितने मोल्स से X अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl आ गया। इसको हम लोग कैपिटल X डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। और वैसे ही हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर भी निकाल लिया, Y अपॉन X + Y। फाइन। सिर्फ इतना ही होता है मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसमें एक और टाइप के डाल देती हूँ, जैसे ये ब्लू कलर में मैं कुछ और डाल देती हूँ, ठीक है। क्या डालती हूँ? क्या नाम दे हम लोग इसको बोल देते हैं कि ये है, क्या हो सकता है? बेकिंग पाउडर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बेकिंग पाउडर है और इसके Z है। तो अब बताओ सबका रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन। तो अब कैसे बताएंगे? देखो अब हमारा टोटल चेंज हो गया है, X + Y + Z हो गया है, तो सभी के मोल फ्रैक्शंस भी चेंज हो जाएंगे। फाइन। तो अब NaCl का कितना आएगा? X ऑफ NaCl, लेट मी चेंज द कलर, दिस विल बी X अपॉन X + Y + Z। X ऑफ शुगर, दिस विल बी Y अपॉन X + Y + Z। and X of baking powder, this will be Z upon X + Y + Z। फाइन। इतना आता है समझ में? और कभी भी आप किसी चीज़ के फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो उसका सम हमेशा 1 होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अगर आप इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो यू विल गेट X + Y + Z अपॉन X + Y + Z 1। आता है इतना समझ में? हमेशा आप फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो उनका सम 1 आता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। फाइन। तो आई थिंक आई हैव बीन सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग टू यू दिस कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी ली हूँ, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मिलकर। लेट्स रीड दिस। अ टैंक इज चार्ज विद अ मिक्सचर ऑफ 1 × 10³ मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4.5 × 10³ मोल ऑफ हीलियम। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर। ये 10³ है। वो एक्चुअली मैंने क्वेश्चन कॉपी किया था, तो वो जो ऊपर पावर में था वो उसके साथ में लिखा गया है। तो दिस इज ऑल्सो 10⁻3, ठीक है। तो हम लोगों को
मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दे के रखे हैं विच इज़ 1 × 10⁻³ और हम लोगों को मोल्स ऑफ हीलियम दे करके रखे हैं विच इज़ 4.5 × 10⁻³ अब हमको दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम लोग स्टार्टिंग विद ऑक्सीजन, मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन के जितने मोल्स है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1 × 10⁻³ प्लस 4.5 × 10⁻³ दोनों के मोल्स का सम। तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ अपॉन 5.5 × 10⁻³। सो दिस 10⁻³ विल बी कैंसल्ड। सो 1/5.5 है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2/11 ऑक्सीजन का। फाइन, ऑक्सीजन का कितना है 2/11। और अब मुझे निकालना है हीलियम का। तो या तो मैं फिर से सेम टू सेम कैलकुलेशन कर सकती हूँ 4.5 × 10⁻³ अपॉन 5.5 × 10⁻³ करके, तो वो मेरे पास 9/11 आ जाएगा। और उससे भी अच्छी प्रैक्टिस ये है कि ये हमारे को रूल पता है, एक्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस एक्स ऑफ हीलियम जो होगा वो 1 होगा। तो मुझे एक्स ऑफ हीलियम निकालना है, तो वो 1 - एक्स ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी कि 1 - 2/11 यानी कि 9/11। तो ये मेरे पास आ गया है एक्स ऑफ हीलियम और ये है एक्स ऑफ ऑक्सीजन। फाइन, आई गेस आप लोगों को यहाँ तक आज समझ आ चुका है मैंने कैसे निकाला है। ये वाली जो चीज़ है ये मैंने इस फॉर्मूले को यूज़ करा है। आप लोग वैसे भी निकाल सकते थे 4.5 × 10⁻³ अपॉन 5.5 × 10⁻³ करके, बट उस पर उतनी मेहनत क्यों करना जब हम लोगों को ये वाली चीज़ पता है कि 1 - ऑक्सीजन का करेंगे तो हीलियम का मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं विच इज़ मोलैरिटी, एंड दिस इज लाइक द 2 मेन कॉन्सेप्ट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब हम सिर्फ हमारे वो ही बचे हुए हैं, तो अब हम लोग इनको कवर करते हैं। फाइन, तो देखिए मैं आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला बताने से पहले ये चीज़ मोलैरिटी का बेसिक बताना चाहती हूँ कि मोलैरिटी सुनते से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, और एल्स यहाँ पर मैं आपको रब करके बता देती हूँ। ठीक है, देखो मोलैरिटी का मतलब जो थंब, एक मैं अगर लाइन में मोलैरिटी को बोलना चाहूँ तो वो क्या होगी, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि 1 लीटर, और वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेना है हमको। ठीक है, यानी कि 1 लीटर पे कितने मोल्स हैं, बस वो ही है मोलैरिटी। बस आप इतना अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जैसे मैंने आपको बोला कि ये वाटर था 1 लीटर का, इसके अंदर मैंने 1 मोल डाल दिया NaCl का, तो इसकी क्या मोलैरिटी है। तो देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मोल NaCl पर लीटर, 1 लीटर था पानी का, तो इसकी मोलैरिटी हो गई है 1। इसकी मोलैरिटी हो गई है 1। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर चेंज लेकर के आऊँ और मैं यहाँ पर आपसे बोल दूँ कि मैंने 2 मोल लिए NaCl के और मैंने 1 लीटर पानी का लिया, तो अब क्या बोल रहा है ये 2 मोल NaCl पर लीटर। तो क्या हो गई इसकी मोलैरिटी 2, क्योंकि मोलैरिटी होती क्या है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो मैंने 1 ही यूनिट की ली है, अब उस 1 यूनिट को कितने मोल्स मिल गए 2, तो मोलैरिटी कितनी हो गई 2। फाइन, अब मैं एक और ट्विस्ट लेकर के आती हूँ, यहाँ पर मैं वापस से 1 कर देती हूँ और मैं यहाँ पर 2 कर देती हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो गया है, तो अब क्या हो गया है 1 मोल पर 1 मोल कितने में हो गए हैं 2 लीटर में। 1 मोल कितने में हो गए 2 लीटर में 1 मोल हो गया है, तो 1 लीटर में कितना मोल होगा, 1 लीटर में जितना भी मोल होगा इस सॉल्यूशन का वो इसकी मोलैरिटी होगी। तो मैं यूनिटरी मेथड लगा लेती हूँ, 1 मोल है 2 लीटर के अंदर, तो 1 लीटर के अंदर कितने मोल होंगे मैं उसको x मान लेती हूँ, और ये x जो आएगी वो मेरी मोलैरिटी आएगी, क्योंकि 1 लीटर में जितने भी मोल्स होते हैं वो ही मोलैरिटी होती है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर यूनिटरी मेथड निकाल कर लगा करके निकाल लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 1 = 2x, तो x हो जाएगा मेरा 0.5, तो इसकी मोलैरिटी हो जाएगी 0.5।
इतना आता है समझ में। अब अगर मैं आपको दे दूं इसकी बजाय सॉल्यूशन जिसमें 1000 मोल्स है और सिर्फ 200 लीटर्स है, ठीक है, तो क्या बोल रही हूँ मैं, 1000 मोल है कितने लीटर में, 200 लीटर में। पर अगर मुझे इसकी मोलारिटी बताना है तो मुझे ये निकालना है कि 1 लीटर में कितने हैं। मोलारिटी का मतलब क्या है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 लीटर में कितने। तो लिख दो यहाँ पर 1 और इसको मान लो x। अब जो भी x होगी वही मेरी मोलारिटी होगी, क्योंकि ये जो x आएगा ये 1 लीटर में कितने मोल्स है मुझे वो बताएगा, और वही मेरी मोलारिटी है। मोलारिटी को डिफाइन ही ऐसे किया गया है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल्स पर यूनिट लीटर, ठीक है। तो वापस से यूनिटरी मेथड लगा लो, तो 1000 हो जाएगा 200x, तो x हो जाएगा 5, यानी कि 1 लीटर को 5 मोल मिल रहे हैं। देखो जब आप क्या करते हो, जैसे कि आपको 200 लीटर पानी दे दिया जो बहुत सारा होता है, उसके अंदर आपने 1000 मोल्स डाल दिए, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सारे के सारे ऐसे चिपके रहेंगे, वो तो पूरे के पूरे वाटर में जाकर के फैल जाएंगे। तो अगर आप ऐसे फिर देखोगे, अगर आपने उसमें से 1 लीटर पानी निकाला, जैसे वो 200 लीटर था, आप गए उसमें से आपने 1 लीटर पानी निकाला, तो आपको उसके अंदर 5 मोल्स मिलेंगे। डाले आपने 1000 थे, 995 अभी भी पानी में है, आपने सिर्फ 1 लीटर पानी निकाला 200 में से, तो आपको 5 मोल मिल जाएंगे। फाइन। जैसे कि हम लोगों ने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने रूह अफ़ज़ा डाला थोड़ा सा, तो वो पूरा का पूरे पानी को पिंक कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि थोड़े से रीजन को पिंक करेगा। फिर जब आप रूह अफ़ज़ा को पियेंगे, फाइन, तो आप लोगों को जो स्वाद है वो सेम आएगा। आप लोग चाहे मतलब उसका पूरा का पूरा 1 लीटर पिए, चाहे आप उसका 2 लीटर पिए, चाहे आप उसका 10 ml पिए, आप लोगों को स्वाद सेम आने वाला है, क्योंकि वो क्या होता है, पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। जब आपने 1000 मोल्स डाले तो वो पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और एट दी एंड 1 लीटर पानी को 5 मोल मिले। पानी ने पूरे के पूरे 200 लीटर पानी ने उन मोल्स को यूनिफॉर्मली अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और 1 लीटर को 5 मोल मिले। वैसे ही अगर हम लोग रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो वो ज़्यादा पिंक हो जाता है, सबका शेयर बढ़ जाता है, हर लीटर का शेयर बढ़ जाता है। अगर आप कम डालोगे तो आप लोगों को कम पिंकिशनेस मिलेगी, कम आपको रेडिशनेस मिलेगी, कम आपको स्वाद आएगा। मतलब जो है पानी, उसको उसके हर फ्रैक्शन को थोड़ा थोड़ा मिला है, क्योंकि उनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर आप यहाँ पर 1000 की बजाय 10 लेते, फाइन, अगर आप यहाँ पर 1000 की बजाय 10 लेते, जैसे आप लेते 1000 की बजाय 10, तो आपने 10 मोल्स लिए 200 लीटर में, तो 1 लीटर को कितना मिला होगा, x मान लो। तो x क्या हो जाएगा, 10 = 200x, यानी कि x हो जाएगा 1/20, यानी कि 0.05। काफ़ी कम आई यहाँ पर तो मोलारिटी, क्योंकि आपने डाली ही कम था, तो आपको कंसंट्रेशन कम मिला। मोलारिटी इज नथिंग बट कंसंट्रेशन। ज़्यादा है यानी कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कम आई मतलब कि कंसंट्रेशन कम है। तो मैं आपको इस चीज़ का बेसिक बताई हूँ। अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। फाइन, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। ठीक है, ये इसका वो है, कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। अगर मुझे 5 मोलार लिखना है तो मैं 5m लिखती हूँ, और ये m कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। मैं आपको इतने सारे एग्जांपल दी, मैं आपको एक दी थी कि 1000 मोल है 200 लीटर में, तो बताओ कितनी है मोलारिटी, तो मेरी 5 निकल के आई थी, अगर आपको याद होगा। अगर आप इसको फॉर्मूले में भी डालोगे तो भी 5 ही आएगी। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 1000, और वॉल्यूम कितनी थी, 200, तो ये आप कट करोगे तो 5 ही आएगी। और आप लोगों को वॉल्यूम हमेशा लीटर्स में रखनी है, ml में नहीं रखनी है। अगर इनकेस आपकी वॉल्यूम ml में है, जैसे कि 200 ml है, तो उसको डिवाइड बाय 1000 कर दो। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम लीटर्स में रखनी है, और आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, एक और बार मैं आपको बता देती हूँ, मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। फाइन, चलिए, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n/v, n इज नंबर ऑफ मोल्स, v इज वॉल्यूम। ठीक है, चलो, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, what is the molarity of a solution formed from 6.7 gram NaCl dissolved in water to make a solution with total volume of 452 ml। तो देखिए हम लोगों को मास दे करके रखा है NaCl का, विच इज 6.75 ग्राम्स। हम लोगों को वॉल्यूम दे के रखी है सॉल्यूशन की, और देखो वॉल्यूम हमको ml में दे करके रखी है, तो मैं इसको 0.452 लीटर्स लिख देती हूँ। ठीक है,
अब मुझे मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स मैं इसके निकाल सकती हूँ, कितने होंगे मोल्स इसके। अगर मैं इसके मोल्स की बात करती हूँ तो NaCl का मास मैं आपको बता चुकी हूँ 58.5 होता है, तो दिस विल बी 6.75 ओवर 58.5। तो यहाँ पर लिख देती हूँ 6.75 ओवर 58.5, और इसकी डिवाइड में आएगी वॉल्यूम, और वॉल्यूम है 0.452। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आपकी मोलैरिटी आ जाएगी निकल करके। मैंने ये मोल्स लिए हैं, ये क्या है, ये मेरे मोल्स है, और डिवीजन में मेरी वॉल्यूम है लीटर्स में। ठीक है, तो दिस इज लाइक वेरी मच सिंपल। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको DPP में दे करके जाऊंगी। अभी मेरे पास टाइम की कमी है तो मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रही हूँ, या फिर हुआ तो मैं इसको हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो होने वाली है उसमें इंक्लूड कर लूँगी। अब हम लोग मोलैलिटी पे आते हैं, फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें दोनों के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, इसके लिए मैं इसको अभी नहीं कर रही हूँ, मैं इसको एंड में करूँगी। तो पहले हम लोग मोलैलिटी को पढ़ लेते हैं। और एक और चीज़, मोलैलिटी पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी, उसमें जो मोल फ्रैक्शन है उसमें वॉल्यूम का कुछ रोल नहीं था। वो सिर्फ मासेस में डील कर रहा था, नंबर ऑफ मोल्स में डील कर रहा था, मतलब सिर्फ और सिर्फ मासेस में डील कर रहा था। और जो मोलैरिटी थी वो वॉल्यूम में डील कर रही थी, अपॉन में वॉल्यूम आ रही थी। तो जो मोलैरिटी होती है वो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आपकी वॉल्यूम भी बढ़ती है। तो अगर आपकी वॉल्यूम बढ़ेगी तो आपकी मोलैरिटी कम होती है। और मोल फ्रैक्शन जो है वो मास डिपेंडेंट है, और मास को कुछ इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर से, तो मोल फ्रैक्शन ऑलवेज रिमेन सेम। तो मोल फ्रैक्शन जो है, जब लाइक टेम्परेचर का ज़्यादा वेरिएशन आता है और आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए कि आपकी जो टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है, वो फ्लक्चुएट ना करे, तो आप लोग मोल फ्रैक्शन का यूज़ करोगे। और अगर जैसे कि आप लोगों को वॉल्यूम्स दे के रखी है और टेम्परेचर में उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो आप लोग मोलैरिटी का यूज़ करोगे। फाइन, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे आते हैं विच इज़ मोलैलिटी। तो हम लोग मोलैलिटी की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, दिस थिंग इज सेम एज मोलैलिटी। मोल्स ऑफ सोल्यूट उसमें भी था, बस इसमें डिफरेंस क्या है, वहां पर हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट है। वहां पर हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला कि 1 मोल शुगर है 90 ग्राम वाटर के अंदर, 90 ग्राम वाटर के अंदर, तो क्या होगा, इसकी जो मोलैलिटी है वो 1 आएगी, मोल तो 1 ही है, और 90 ग्राम, और इसको केजी में लेना है आप लोगों को। मास ऑफ सॉल्वेंट का मास पे 90 ग्राम है, तो 90 ओवर 1000, तो ये इसकी मोलैलिटी होगी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि आप इसमें बस चेंज इतना है कि आप लोगों को जो डिवीजन में होता है वो आप लोगों को मास ऑफ सॉल्वेंट लेना होता है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना होता है, ना कि मास ऑफ सोल्यूशन। एक और चीज याद रखिए, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं लेना होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना होता है। ये मोलैलिटी का की कॉन्सेप्ट है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं लेना है। प्रीवियसली मोलैलिटी में हम लोग पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले रहे थे, हम लोग पूरा का पूरा, बट मोलैलिटी में ऐसा नहीं होता है। मोलैलिटी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट्स होती है वो मोल पर केजी होती है। मोलैरिटी की यूनिट्स थी मोल पर लीटर। ठीक है, ये थी मोलैरिटी की यूनिट्स और ये है मोलैलिटी की यूनिट्स। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्वेश्चन से सीखते हैं कैसे करना है। आप लोगों को ऐसे नहीं आएगा समझ, मैं आपको क्वेश्चन से बताती हूँ। देखो, मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन ली हूँ आप लोगों के लिए, हम लोग एक एक करके तीनों को करते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशंस। तो हम लोगों को पहला देकर रखा है 2.89 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 0.159 लीटर ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, हम लोग ये वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे को मास ऑफ NaCl देके रखा है, तो मैं मोल्स ऑफ NaCl निकाल लेती हूँ। 2.89 ओवर 58.5। ठीक है, और मुझे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर दे करके रखा है, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम नहीं यूज कर सकती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, पर उसकी वॉल्यूम दे के रखी है, मुझे चाहिए उसका मास। तो मैं फिर से वो वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ। डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम।
ठीक है। डेंसिटी मुझे दे के रखी है 1 ग्राम पर ml वाटर की, तो यहाँ पर लिख दो 1, मास को मान लो x, और वॉल्यूम कितनी है आपके पास 0.159 लीटर। इसको मैं ml में कन्वर्ट कर लेती हूँ क्योंकि मेरी डेंसिटी भी ग्राम पर ml में है, तो ये हो जाएगा 1590 ml। तो मेरा जो मास है वो आ जाएगा 1590। ठीक है, 1590 मेरे पास आ गया है मास। तो ये मेरे पास हो गया मास ऑफ वाटर, पर ये मेरे पास ग्राम्स में आया है क्योंकि ये ग्राम पर ml में था, तो मैं इसको केजीज में कन्वर्ट कर सकती हूँ। दिस विल गिव मी 0.159 केजीज। ठीक है, अब मैं इसको मोलालिटी के फॉर्मूले में डाल सकती हूँ। मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया है, ये देखो डेंसिटी ऑफ वाटर दी थी, वॉल्यूम ऑफ वाटर दी थी, इससे मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो मैं अब दोनों को डिवाइड कर सकती हूँ। तो दिस विल गिव मी 2.89 अपॉन 58.5 डिवाइडेड बाय 0.159। दिस विल बी माई मोलालिटी। ठीक है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोलालिटी को। तो देखो यहाँ पर तो मेरी वॉल्यूम भी 0.159 थी, मेरा मास भी 0.159 आ चुका है, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मुझे डेंसिटी ऑफ वाटर 1 गिवन थी। अगर कुछ और सोल्यूट होता जिसकी डेंसिटी 1 नहीं होती, सॉरी कुछ और सॉल्वेंट होता जिसकी डेंसिटी 1 नहीं होती, तो आपका जो मास है वो कुछ अलग आता। ठीक है, यहाँ पर यू वर लकी कि ये वाटर ही था, तो आप लोगों का वॉल्यूम और मास बराबर आ गया क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 1.8 मोल KCl। मोल आपको इन्होंने डायरेक्टली दे दिया, आपको मोल्स निकालने की मेहनत नहीं करना है। इन 16 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, 16 मोल ऑफ वाटर आपको दे करके रखा है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी के लिए पहले तो आपको मोल्स चाहिए थे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो आपको गिवन है, ये हाथ से आप बेफिक्र है। अब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, पर आपको सॉल्वेंट के मोल देके रखें, तो आप लोग सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं। देखो, अगर आपको 16 मोल ऑफ वाटर दिया है तो मास ऑफ वाटर को x मान लो, और मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 होता है, तो x जो है वो आपका 16 इंटू 18 ग्राम्स आ जाएगा, और आप इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। तो मैं इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 16 इंटू 18 अपॉन 1000 लिख देती हूँ। तो इसको आप यहाँ पर प्लग इन कर दो, तो जैसे ही आप यहाँ पर डालोगे तो आपकी जो मोलालिटी है वो मोल्स कितने हैं 1.8, और आपका मास कितना है 16 इंटू 18 अपॉन 1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी अ मोलालिटी। आप लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमको डेंसिटी दी थी, डेंसिटी से हमने सॉल्वेंट का मास निकाला। यहाँ पर हमको मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दिए थे, तो हमने मोल्स से मास निकाला। अब हम लोग थर्ड वाले पे आते हैं। 13 ग्राम ऑफ बेंजीन इन 17 ग्राम ऑफ CCl4। तो यहाँ पर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली दे करके रखा है, तो आपको उसकी मेहनत नहीं करनी है, आपको मोल्स निकालने हैं बेंजीन के। तो कुछ भी नहीं है, मोलालिटी क्या होता है, देखो बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये हाइड्रोजन्स लगे होते हैं इसके आसपास 6, आई थिंक एवरीवन नोस। ठीक है, तो अब आपको मोलालिटी निकालना है, तो 13 ग्राम है बेंजीन का, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो आप इसका मास निकाल सकते हो। C6H6 यानी कि 6 इंटू 12, कार्बन का मास होता है 12 प्लस 6 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 6 विच इज 78। ठीक है, तो दिस विल बी 13 ओवर 78, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, और आपको मास दे करके रखा है 17 ग्राम्स सॉल्वेंट का, पर 17 नहीं यूज़ कर सकते ग्राम्स में, हम इसको केजीज में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने इसको डिवाइड बाय 1000 कर दिया और वो 1000 ऊपर चला गया, तो ये आपकी मोलालिटी होगी इस केस में। फाइन, थर्ड वाले केस में तो 3 आपको मैं मोलालिटी के क्वेश्चंस करवाई, और आई थिंक 53.5 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। मैं एक और आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेना चाहती हूँ, तो प्लीज़ डोंट कंप्लेन कि वीडियो वॉज लॉन्ग। देखिए, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो बताती हूँ, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डीप में बताती हूँ इंस्टेड ऑफ रनिंग, इसके लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। और मैं इस क्वेश्चन को अभी इसके लिए ले रही हूँ ताकि, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब 2 दिन के बाद आएगा तो आप लोगों को थोड़ा सा आपके हैंड्स फ्री हो जाए क्वेश्चंस करने में, तो अभी आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पता चल जाए, फिर थोड़े बच्चे को मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को अभी ले लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखो क्या क्या दिया हुआ है,
डेंसिटी दे करके रखी है सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम पर ml। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन की डेंसिटी दे के रखी है, सॉल्वेंट की नहीं दे के रखी है, ठीक है। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर ये वाला, ठीक है, यहाँ पर हमको वाटर की डेंसिटी दे के रखी थी जो कि सॉल्वेंट था ऑलरेडी, तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमको डायरेक्टली सॉल्वेंट का मास मिल गया क्योंकि सॉल्वेंट की ही डेंसिटी दे करके रखी थी। पर यहाँ पर हमको पूरे के पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी दे करके रखी है, तो थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी मैं आपको आगे बताती हूँ। और आप लोगों को मोलैरिटी दे के रखी है विच इज 3 मोलार्स, ठीक है। अब आप लोगों को क्या निकालना है, मोलालिटी। इसी सॉल्यूशन की आपको मोलालिटी निकालना है, इसी सॉल्यूशन की। तो पहले तो मैं ये देख लेती हूँ कि मुझे नीड कितनी चीज़ों की है मोलालिटी के लिए। देखो मोलालिटी है अगर, तो मुझे सबसे पहले तो चाहिए मोल्स और फिर मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। इतना आता है समझ। दीज थिंग्स आई नीड, दीज 2 थिंग्स आई नीड, फाइन। तो अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ मुझे सैंपल में उसका 1 लीटर मान लेती हूँ, क्योंकि देखो मोलैरिटी सेम होती है, चाहे वो आप 1 लीटर लो चाहे 1000 लीटर लो। मैं आपको वही चीज़ बताई, आप रूह अफ़ज़ा का एक स्पून पियो चाहे पूरा का पूरा ग्लास पियो, टेस्ट वही आएगा, फाइन। तो मैं इसका 1 लीटर मान लेती हूँ सॉल्यूशन का। इतना आता है समझ। मैंने 1 लीटर माना, मैं इसकी मोलालिटी निकालूंगी तो मुझे पूरे के पूरे सॉल्यूशन की मोलालिटी मिल जाएगी क्योंकि वो सेम ही होगी, ठीक है। तो मैंने 1 लीटर माना। अब मुझे मोलारिटी से पता चलता है कि अगर मोलारिटी 3 मोलार है यानी कि 1 लीटर में 3 मोल्स प्रेजेंट है, तभी मोलारिटी आई है 3 मोलार, यानी कि मेरे पास 1 लीटर के अंदर 3 मोल्स प्रेजेंट है। तो मेरा पहला काम तो हो गया, मुझे नंबर ऑफ मोल्स तो मिल गए जो कि 3 है। इतना आता है समझ। 3 मोल्स मुझे मिल चुके हैं। अब मुझे मेरा दूसरा काम करना है, मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, ठीक है। तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मैं डेंसिटी का यूज़ करूँगी। तो मैं एक चीज़ जानती हूँ कि मैं पहले मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लेती हूँ डेंसिटी से, और मैं अगर उसमें से सोल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट बचेगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग पहले डेंसिटी से मास ऑफ सोल्यूशन निकालते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, फाइन। तो आपको डेंसिटी कितनी देके रखी है 1.25, मास को मैं मास रहने देती हूँ, फाइन। और मुझे वॉल्यूम जो है वो मैंने 1 लीटर लिए यानी कि 1000 ml। मैं 1000 में इसके ले रही हूँ क्योंकि मेरी डेंसिटी भी ग्राम पर ml में है। तो मेरे पास जो मास ऑफ सोल्यूशन है वो 1250 ग्राम्स आया है। अमेजिंग। तो यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ आ रहा है। मैंने मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया है जो कि 1250 ग्राम आया है। अब देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, फाइन। तो मेरे पास मास ऑफ सोल्यूशन जो है वो आ चुका है। और मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ये तो मेरे पास आ गया है। अब अगर मैं इसमें से मास ऑफ सोल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो अपने आप आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो मेरे पास अपने आप आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेती हूँ। तो देखो मेरा सोल्यूट क्या है, सोल्यूट है मेरा NaCl, और कितने मोल से, 3 मोल है। 3 मोल है, अभी मैं यहाँ फिर डिडक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मोलारिटी से 3 मोल है। तो सोल्यूट है क्या, NaCl है और 3 मोल है। तो NaCl के 3 मोल में कितना मास है वो हम निकाल सकते हैं। देखो मोल क्या होता है, मास ऑफ NaCl ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaCl का, 58.5। तो मास आ जाएगा 3 × 58.5। तो 3 × 58.5 कितना होता होगा, 5 3 15 होता है, 8 24 25, 5 2 175.5 होता है। 175.5 ग्राम से मेरे पास मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो मैं इसको मास ऑफ सोल्यूशन से माइनस कर देती हूँ। मास ऑफ सोल्यूशन कितना आया था, 1250 ग्राम्स। 1250 माइनस 175.5 जो है वो कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है, अब आज हम इसे सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर कर लेती हूँ रफ वर्क। 1250 175.5 सब्ट्रैक्ट कर लो। 10 - 5 होता है 5, 9 - 5 होता है 4, 14 - 7 होता है 7, 1 - 1 होता है 0 और 1, 1074.5 आएगा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ चुका है 1074.5। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ चुका है 1074.5। तो नाउ वी आर गुड। डू आई हैव वन मोर स्लाइड? ठीक है, नाउ वी आर गुड। वी हैव मोल्स which are 3 and we have mass of solvent जो मैं अभी हाल निकाली which is 1074.5। ठीक है, तो मोलालिटी मैं अब निकाल सकती हूँ which is moles अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल से 3, मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये ग्राम्स में है, तो मैं इसको केजीज में कन्वर्ट कर देती हूँ। इसको 0.10745 लिख देती हूँ। सॉरी 1.7, सॉरी आई एम रियली सॉरी गाइस, दिस विल बी 1.0745 kgs। ठीक है, तो ये मेरी मोलालिटी आ जाएगी। तो देखो, मैं आपको काफ़ी फाइन क्वेश्चन था ये। मैं आपको डेंसिटी और मोलालिटी गिवन थी, उससे हम लोगों ने मोलालिटी को निकाला है। ठीक है, तो ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम गाइस। तो मैं मेरी साइड से आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। सो नेक्स्ट टाइम में हम लोग इसके क्वेश्चंस देख रहे होंगे। तब तक आप लोग अपनी बुक्स कीजिए, और बुक्स में आप लोग पहले एनसीईआरटी रेफरेंस, और जिनकी ये दोनों की दोनों बुक्स हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को सजेशन देती हूँ कि आप लोग एन अवस्थी कर सकते हैं या फिर आप लोग अरिहंत कीजिए। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपकी नज़र में कोई सी अच्छी बुक है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट हाँ, एन अवस्थी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। क्वेश्चंस की काफ़ी अच्छी उसमें फ्रेमिंग दी हुई है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कीजिए, कोई सी भी बुक कीजिए, बस अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए। और मेरे साइड से मैं आपको एन अवस्थी सजेस्ट करती हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, काफ़ी सारे वैरायटी के करवाऊंगी, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक मेथड्स फिट हो जाए कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमें ऐसा करना है। ठीक है, तो आज जो पढ़ाया अच्छे से पढ़िए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय गाइस।